दोस्तों जय आरसीएम। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। मैं और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी हम दोनों मिलकर आरसीएम बिजनेस को सीख रहे हैं और कुछ न कुछ जो मैं सीखता हूँ वो आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जो कि आप पीछे मेरे बोर्ड पर देख रहे होंगे, बहानासाइटिस। बहानासाइटिस जो है एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसके बारे में एक बहुत अच्छी पुस्तक है, आप सब लोगों ने शायद उसको पढ़ा भी होगा, बड़ी सोच का बड़ा जादू। बहानासाइटिस के बारे में 4 प्रकार के बहाने बताए गए हैं। देखिए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरी बात को सुनिए, फिर बात का कंक्लूजन निकालिएगा। क्योंकि कई बार हमें सही स्थिति का ना पता होने की वजह से बहुत सारा नुकसान हम उठा चुके होते हैं। हम आरसीएम बिजनेस कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस नज़र आते हैं, लेकिन अगर आप आज के इस एपिसोड को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और इसको अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंसान हैं और आप जो है बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। तो बहानासाइटिस की बीमारी वो एक्चुअली में सभी लोगों को होती है, इस बीमारी से कोई नहीं बचता है। बात ये होती है कि सबसे पहले तो हमें बीमारी को पकड़ने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद ही उसका इलाज संभव होता है। क्योंकि बहानासाइटिस जो है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो है ये असफलता की बीमारी है। असफलता की बीमारी ये असफलता की तरफ लेके जाती है। अगर हम बहानासाइटिस से पीड़ित हैं तो ये असफल लोगों की श्रेणी में हमें नहीं आना है और हमें सफलता की तरफ बढ़ना है। तो बहानासाइटिस के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, जिसको सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, बार बार करते हैं, वो ये है कि मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सबसे पहला बहाना तबीयत का। लोग अक्सर आपको ये कहते सुनते मिलते होंगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये दिक्कत है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। तबीयत के बारे में लेके बहुत सारे कंसर्न जो है लोगों के मुंह से आपने सुने होंगे। क्या करूं, कल सेमिनार में इसलिए नहीं जा पाया, जुकाम हो गया था, प्लान इसलिए नहीं दिखा पाया, बुखार हो गया था। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है हमें घेरे रहती है। तबीयत का जो बहाना है, तबीयत के बारे में कहा जाता है कि जो बुरी सेहत है उसके बाद उसको लेके 1000 तरह के बहाने बनाए जा सकते हैं। क्योंकि शरीर है, संसार में रहते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा और होता ही रहेगा। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि हम बिल्कुल 100% को कहते हैं ना, बिल्कुल टनाटन बल्ले बल्ले ही रहेंगे। शरीर है तो कुछ ना कुछ तो होगा। आज के टाइम में अगर हम देखें तो करोड़ों लोग जो है ना इस दुनिया के अंदर इस बहानासाइटिस की बीमारी से पीड़ित हैं और डॉक्टर्स ने सर्वे करके ये बताया है कि इस दुनिया के अंदर जो है कोई भी आदमी, ध्यान रखिए, कोई भी आदमी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होता है। उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हर आदमी के साथ चलती ही रहती है। जब से जन्म लेते हैं मृत्यु तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती ही रहती है। तो एक डॉक्टर ने अपनी स्टडी में ये बताया कि हॉस्पिटल के अंदर, कमाल की बात है, हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज भर्ती होते हैं उनमें से 3/4 लोगों को, 3/4, 3/4, आप देखिए 3/4 लोगों को कोई बीमारी नहीं होती, कोई बीमारी ही नहीं होती। जो हॉस्पिटलाइज होते हैं वो केवल भावनात्मक रूप से पीड़ित होते हैं और इसलिए उनको लगता है कि हमें कोई ना कोई बीमारी हो गई है। तो चेक कीजिए कि कहीं हम लोग भी जो है बहानासाइटिस की बीमारी से तो पीड़ित नहीं है, हमें कहीं मानसिक या भावनात्मक किसी चीज़ को लेके तो हम परेशान नहीं है जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये बीमारी है। 3/4 लोगों को डॉक्टर कहते हैं कि कोई बीमारी नहीं होती है जो हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो अगर हम बहानासाइटिस से पीछा छुड़ा ले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, आप अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसके अंदर ये कह सकते हैं कि मैं तो जिंदा दिल हूँ, मैं फालतू की चिंता क्यों करूँगा, मैं जब तक जीऊँगा खुल के जीऊँगा। अगर आप इस तरह का रवैया रखते हैं तो कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं कर सकती। देखा जाए तो बहुत सारे लोग, एक क्रिकेटर जो हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, उनको शुगर की प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने, शायद वसीम अकरम को ये प्रॉब्लम थी, उन्होंने क्रिकेट जगत में बहुत चौके छक्के मारे, बहुत सारे रन बटोरे, बहुत सारी सालों तक जो है अपनी शुगर की प्रॉब्लम के साथ जो है उन्होंने क्रिकेट को जारी रखा। तो बहाने बहुत हैं, बहानों का कोई इलाज नहीं है। क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति का एक हाथ नहीं है, वो हाथ का बहाना लेके भीख मांगना शुरू कर देता है।
अरे भाई उनको भी देखो जिनके दोनों हाथ नहीं है, कम से कम आपके पास एक तो है, जो है उसका शुक्रिया अदा करें। और यदि हम बहाना साइटिस से पीड़ित हैं और हमारे दोनों हाथ भी हैं, तो भी हम उस एक हाथ वाले से ज़्यादा अच्छे नहीं हैं जो एक हाथ होते हुए भी हमसे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। आपने देखा होगा इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो किसी अंग के गंवा देने के बावजूद भी बहुत बहुत तरक्की करते हैं। तो बहाना साइटिस जो है वो बहुत बड़ी बीमारी है, इससे बचा जा सकता है। इससे बचने के लिए 3-4 पॉइंट्स मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। तबीयत का जो बहाना साइटिस है उससे बचने के लिए, उससे बचाओ, इसकी वैक्सीन क्या है, इसकी डोज अगर आप ले लें तो सबसे पहली जो डोज है, सबसे पहली जो आप कर सकते हैं वो ये है कि अपनी सेहत के बारे में बात ना करें। सेहत के बारे में बात ना करें। आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमने अक्सर देखा है कि बुरी सेहत के बारे में जब कुछ जिक्र चल जाता है तो हम बढ़ा चढ़ा के मुझे ये प्रॉब्लम है, हम अपनी सेहत के बारे में लोगों के साथ में चर्चा करते रहते हैं। और जब हम ऐसा चर्चा करते हैं तो अवचेतन मन को कमांड जाती है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वही चीज़ ग्रो करना शुरू हो जाती है। अगर हम इस तरीके से बात करेंगे, बुरी सेहत के बारे में बात करेंगे, तो ये उस बुरी सेहत को खाद और पानी देने के समान है, ये सेहत और बिगड़ती चली जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें अपनी सेहत के बारे में बुरी बातें करना या सेहत के बारे में बात करना ही बंद कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगी। नंबर 2, हम क्या कर सकते हैं, फालतू की चिंता बंद कर दो। फालतू की चिंता बंद करें। अपनी सेहत के बारे में फालतू की चिंता, हम सोचते रहते हैं ये हो गया, वो ये हो गया, अब ये कैसे होगा, आज बुखार हो गया, अब कल ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फालतू की टेंशन, एवं बिना बात घंटों सोचते रहते हैं और फालतू की चिंता करते हैं। और जैसे जैसे चिंता करते हैं, चिंता चिता समान हो जाती है और वो सेहत और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। तो दूसरी चीज़ क्या करनी है, फालतू की चिंता बंद कर दे। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सेहत जैसी भी है उसके लिए कृतज्ञ भाव रखें। भाई परमात्मा ने आपको जैसा दिया है, जैसा शरीर दिया है, जैसी सेहत दी है, उसके लिए कृतज्ञता का भाव रखें। शिकायत ना करें कि ये क्या हो गया, उसको तो देखो ये है, मेरे पास ऐसा है वैसा है। आप कृतज्ञ, आप सोचें कि आपके पास फटे हुए जूते हैं, लेकिन आप उससे तो कहीं बेहतर हैं जिसके पैर ही नहीं है साहब। एक कहानी आपने सुनी होगी कि मेरा फटे हुए जूतों के प्रति जो है उसी दिन मलाल खत्म हो गया जिस दिन मैंने देखा किसी के पैर ही नहीं है साहब। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिना पैर के भी काम चला रहे हैं। तो कृतज्ञता का भाव रखें कि आपके पास जो सेहत है वो बहुत अच्छी है, उसके लिए धन्यवाद करें परमात्मा को। और अपने आप को, नंबर 4 पॉइंट क्या है, चौथा क्या है, अपने आप को याद दिलाते रहें कि जंग लगने से बेहतर है, जंग लगने से अच्छा है घिस जाना। कमाल की बात है, जंग लगने से अच्छा है घिस जाना। हम कई बार पड़े पड़े सोचते रहते हैं, सेहत का बहाना करके ये वो करें कि ना करें, काम पे जाएं ना जाएं, लोगों से मिलें कि ना मिले, ऐसी तो जंग लग रहा है हमें पड़े पड़े। तो जंग लगने से ज्यादा बेहतर है घिस जाओ भाई, जो होगा देखा जाएगा। पड़े पड़े सोच सोच के तो जंग ही लग जाएगा। तो साहब से जो सेहत का बहाना साइटिस है उससे पीछा छुड़ाइए। नंबर 2 जो बहाना, जो सब और भी बहुत से लोगों के अंदर देखा गया है, वो है बुद्धि का बहाना। बुद्धि का बहाना हम लोग बनाते हैं कि मेरे पास जो है बुद्धि कम है, मेरी अक्ल कम है। साहब अक्ल कम नहीं है, परमात्मा ने सबको कुछ न कुछ दिया है, सबको कुछ न कुछ खास चीज दी है। बुद्धि के बारे में अक्सर ये बोला जाता है कि सबसे पहली चीज, हम अपने आप को अक्सर कमतर आंकते हैं, औरों से कमतर, औरों अपने आप का कंपैरिजन करते रहते हैं अननेसेसरली हम अपने आप को कमतर आंकते रहते हैं। और दूसरी बात, दूसरों की बुद्धि को ज्यादा आंकते हैं कि वो तो बड़ा समझदार है। आप आरसीएम में देखते हैं कि मेरी जो फलां अपलाइन है वो तो बड़ा दिमाग रखती है, बहुत शार्प है, बहुत ये है वो है।
क्या कर रहे हैं हम लोग? हम अपने आप को कम आंक रहे हैं, दूसरे को बुद्धि को बहुत ज़्यादा तेज आंक रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मूलभूत गलती इसको राइटर कहते हैं। और अगर आप जो है किसी भी काम को लगातार करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, 10,000 घंटों का एक नियम है, अगर आप किसी काम को लगातार 10,000 घंटों तक कर लेते हैं तो आप उस काम के एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ भी वही नियम लागू होता है कि अगर हम बुद्धि का रोना ना रोएं और अपनी जितनी भी जो बुद्धि है उससे काम लें, और अपने आप को कोई इस तरीके से ये ना समझाएं कि मेरे पास तो कमजोरी है, मेरे पास ये है वह है, तो आप ठीक हो सकते हैं। इसको भी ठीक किया जा सकता है। बुद्धि का बहाना साहित्य सब अगर ये है तो इसका इलाज क्या है? सबसे पहली चीज, अपनी बुद्धि को कम ना आंकें और दूसरों की बुद्धि को कभी भी जरूरत से ज्यादा ना आंकें। अपनी को तो कम नहीं आंकना है, अपनी बुद्धि को कम ना आंकें और दूसरों की बुद्धि को जरूरत से ज्यादा ना आंकें। कई बार हम ये करते हैं कि अपनी बुद्धि को कहते मुझे तो प्लान दिखाना नहीं आता जी, मुझे तो समझाना नहीं आता जी, मुझे तो ये नहीं आता। दूसरे के बारे में, अरे वो तो ग्रेट लीडर है, उनको तो बहुत अच्छा आता है। हम कर क्या रहे? हम अपनी बुद्धि, तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है? अपनी बुद्धि को कम नहीं आंकना है और दूसरों की बुद्धि को जरूरत से ज्यादा नहीं आंकना है। और दूसरी चीज, अपने आप को याद दिलाएं कि बुद्धि से ज्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धि से ज्यादा नजरिया मायने रखता है। बुद्धि धरी धराई रह जावा है, नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए। कल के एपिसोड में हमने बात की थी कि नजरिया, पॉजिटिव एटीट्यूड। बुद्धिमान लोग जिनका सकारात्मक नजरिया होता है उनके यहाँ पे नौकरी करते हुए पाए जाते हैं। आप अपने नजरिए को पॉजिटिव रखें, नजरिए को बचा के रखें। बुद्धि तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, नजरिया ज़्यादा ज़रूरत होता है। और लास्ट पॉइंट इसमें बताया गया है कि चीज़ों को रटने से, कई बार हम कहते हैं मुझे याद नहीं रहता, अरे भाई रटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सोचने की क्षमता। सोचने की क्षमता। हर चीज आप याद नहीं रख सकते, एनसाइक्लोपीडिया नहीं आप, कंप्यूटर नहीं आप, और ऐसा बनने की जरूरत भी नहीं है। इस किताब को रटने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन इस किताब को पढ़ के इसके ऊपर सोचना, पॉजिटिव सोचना और उसको अप्लाई करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उस पर ध्यान दीजिए कि मैं इसमें पढ़ के भले ही नकल मार के पढ़ूंगा और उसको अप्लाई कर दूंगा, इसके ऊपर मंथन करूंगा, आत्म विश्लेषण करूंगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इस बात को रटना। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद चौथा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है उम्र का बहाना। उम्र, तीसरा जो कारण आता है, लोग उम्र का बहाना लगाते हैं कि मेरी तो जी उम्र, या तो कहते हैं ज्यादा है या कहते हैं कम है। अब उम्र जो है, कभी भी ध्यान रखिए, सफलता के लिए ना कभी ज्यादा होती ना कभी कम होती। आप अगर इस बिजनेस में आ गए हैं और आपकी उम्र जो है, देखिए काम करने की जो इस राइटर उम्र के बहाना साइटिस का जो इलाज है उसके अंदर बताते हैं कि उम्र जो है एक्चुअली काम करने की जो उम्र होती है 20 से लेके 70 साल तक ये काम करने की उम्र मानी गई है। अगर आप 20 और 70 के बीच में हैं तो आपके पास 50 साल होते हैं जहां पर आप बहुत दिल लगा के बहुत कुछ काम कर सकते हैं। आप अगर अभी 20 साल में प्लस 30 साल और जोड़ ले, 50 के भी हो चुके हैं, तो भी आपके पास अभी 20 साल बचे हैं काम करने के लिए। बहुत बढ़िया आप काम कर सकते हैं। और यदि आप केवल 40 साल के ही हैं तो आपके पास 30 साल बचे हुए हैं। 40 साल की अगर आपकी उम्र है और आपको लगता है कि मैं तो आरसीएम बिजनेस में लेट हो गया, आप क्या करूँगा, साहब जरा सोचिए, 30 साल आपके पास बचे हुए हैं प्रैक्टिकल काम करने के, प्रैक्टिकल तरीके से कामयाब होने के लिए। तो 20 से 70 साल की उम्र जो है वो काम करने की होती है। इसके बारे में जो बहाना साइटिस है, इसके इलाज क्या हैं? उसके इलाज ये हैं कि अपनी वर्तमान, नंबर 1, वर्तमान उम्र के बारे में ना सोचें। वर्तमान उम्र के बारे में ना सोचें।
कभी भी ये ना सोचें कि मेरी वर्तमान उम्र 40 होगी या 50 होगी। आप ये सोचें कि मेरे पास अभी तो काम करने के लिए 30 साल बाकी है, मेरे पास 25 साल बाकी है, मेरे पास 20 साल बाकी है, मेरे पास 40 साल बाकी है। क्योंकि अपने आप की उम्र अगर आप देखेंगे, वो 50 का हो गया जी, मैं तो अब खत्म हो गया, अब क्या कर सकता हूँ। वर्तमान उम्र को ना देखें, आपके पास जो बची हुई उम्र है, आप जब तक काम कर सकते हैं, 70 साल तक काम कर सकते हैं, पॉजिटिव काम कर सकते हैं। और ये सोचिए कि अभी तो मैं युवा हूँ, अपने आप को याद दिलाते रहें कि अभी तो मैं जवान हूँ। और ये कभी भी नहीं सोचना कि मैं तो बूढ़ा हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ। ये ख्याल नहीं लेके आना है, ये नहीं लेके आना, ये लेके आना है कि मैं तो अभी युवा हूँ, मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। और हिसाब लगाएं कि अपना आपके पास कितना समय बचा हुआ है, रचनात्मकता का कितना समय बचा हुआ है। 50 साल का जो उम्र का व्यक्ति है, उसके पास भी 40% जो है ना रचनात्मकता का समय बचा होता है। तो भविष्य, नेक्स्ट जो पॉइंट है, भविष्य के बारे में सोचें, भविष्य के बारे में, पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ छोड़ो उस बात को। भविष्य, भविष्य आप चाहते क्या है अपनी जिंदगी से, जो शेष है वहां पर आपको ध्यान देना है। और लास्ट जो एक बहाना बनाते हैं, बहुत से लोग इससे पीड़ित है, और आजकल जो है इसका फायदा बहुत बखूबी उठाया जा रहा है बहुत से लोगों के द्वारा, बहुत सारे चैनल्स को चला के, वो है किस्मत का बहाना साइटस। किस्मत कि जी मेरी तो किस्मत ही खराब है, कुंडली, जन्म कुंडली, ये कुंडली, वो कुंडली, ऐसे उसके चक्कर में पड़े रहते हैं, जोड़ घटा गुणा। कोई हरा पेन टांग के घूम रहा है, कोई नीला पेन टांग के घूम रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, किस्मत को दोष देते रहते हैं। देखिए, किस्मत को दोष मत दीजिए, कारण और परिणाम के नियम को स्वीकार कीजिए। कारण और परिणाम के नियम को स्वीकार कीजिए। कारण और परिणाम कि आपको जब भी ये लगे ना कोई खुशकिस्मत है कि जी वो तो बड़ा खुशकिस्मत है, तो उसको जरा गौर से देखें एक बार। आपको लगता हो कि सुरेंद्र वत्स साहब बड़े खुशकिस्मत है, हमारी फलां अपलाइन बड़ी खुशकिस्मत है, उसको जरा गौर से देखें कि उस जो खुशकिस्मत आप उसको कह रहे हो वो वहां तक पहुंचा है तो कैसे पहुंचा है, क्या कारण रहे हैं, क्या उसने किया है। अब जो उसने किया है उसके परिणाम उसके सामने हैं, जो हमने किया है उसके परिणाम हमारे सामने हैं। हमने हर रोज प्लान दिखाए होते पिछले साल, हमने हर रोज मीटिंगें की होती, हमने हर रोज फोन कॉल्स किए होते, हमने हर महीने टारगेट लेके काम किया होता, तो परिणाम हमारे सामने थे। हमने नहीं किए, परिणाम हमारे सामने। किस्मत को दोष देना बंद कर दीजिए, कारण और परिणाम को लिखना शुरू कर दीजिए कि मैंने किया क्या है जिसका मुझे मिलेगा। जो कामयाब है उसने किया क्या था जो उसको मिल रहा है। कई बार हम ये माथा पकड़ के बैठ जाते हैं जी मेरी अपलाइन तो बहुत पैसे कमा रही, मुझे तो आ ही नहीं रही। आप उसको देख तो लीजिए उसने किया क्या है, उसके कार्यकलाप को समझिए। जो उसने किया है वो आप करिए, करके तो देखिए। रिजल्ट ना आए तो मैं आपके सामने आपका गुनहगार खड़ा हूं, लेकिन हम करते नहीं हैं, किस्मत को दोष देते रहते हैं। हम कहते हैं कि मेरी टीम में अच्छे लीडर नहीं आते। अच्छे लीडर मैंने कल भी बताया था आते हैं, लेकिन हमारी कुपात्रता के चलते इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। तो हमने किताबें पढ़ी होती, हमने सीडी सुनी होती, हमने लोगों को कैसे हैंडल करना, हमने लोक व्यवहार जैसी किताब को पढ़ा होता कि लोगों को हैंडल कैसे करना है, लोगों के साथ पेश कैसे आना है, लोगों के साथ संबंध कैसे बनाने हैं, वो सारी चीज़ें हमने स्टडी की होती, तो लोग हमारे पास भी आए थे। तो किस्मत नहीं होती सर, ये कारण और परिणाम का मामला है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा किस्मत के बहाना साइटस से बचने के लिए, दिव्या सौपन। दिव्या सौपन एवी उल जुलूल के सपने, फालतू के बिना मेहनत किए ही कुछ ना कुछ मिल जाए। सफलता जिन चीज़ों से आती है, जिन कामों को करने से लोग सफल हुए हैं, उन्हीं कामों को करने से आप भी सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम वैसा नहीं करेंगे, सिर्फ सपने बुनेंगे, किसी सेमिनार में जाएंगे और वहाँ पे सपने देख रहे हैं कि मैं जो है रूबी स्टार बन जाऊँगा तो ये कर लूँगा, दिव्या सौपन। लेकिन जो रूबी स्टार बन गया है उसने क्या क्या किया था, उसने कितने लोगों को प्लान दिखाया था, कितनी मीटिंगें की थी, कितने फ़ोन कॉल किए होंगे, कितना उसने अपनी एनर्जी लगाई होगी, कितने सालों महीनों तक वो घरों से बाहर रहा होगा, कितने सारे प्रयास उसने किए होंगे, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है।
तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बहाना साइटिस की बीमारी है ये बहुत खतरनाक है। बहाना साइटिस का इलाज करवाएं। मैं तो कहूँगा कि ये जो किताब है इसको भी पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें, अपने आप को याद दिलाते रहें और अपने आप को चेक करते रहें कि कहीं मैं भी तो इस बहाना साइटिस की बीमारी से पीड़ित नहीं हूँ। और अक्सर हम पाते हैं जहाँ जहाँ लोग असफल हो रहे हैं, जहाँ जहाँ सफलता नहीं मिल रही है, वहाँ पर कोई दूसरा कारण नहीं है, केवल एक कारण है, बहाना साइटिस की बीमारी है। इस बहाना साइटिस को पहचान लीजिए कि मेरे पास मुझे कौन सी बीमारी है। सेहत की बहाना साइटिस की बीमारी तो नहीं है, उम्र की बहाना साइटिस की बीमारी तो नहीं पकड़े हुए मुझे, या फिर बुद्धि का तो बहाना नहीं बना रहा मैं, या फिर मैं किस्मत को तो दोष नहीं दे रहा हूं। यही चार चीजें होती हैं, पांचवी नहीं मिलेगी। इन चार चीजों के इर्द गिर्द सारी चीज घूमती है। और जब बीमारी पकड़ में आ जाए तो उसका इलाज कर लीजिए, उसका इलाज कर लीजिए, दोष मत दीजिए, लोगों को दोष देना बंद कर दीजिए। क्योंकि जब हम कंप्लेंट करने वाली श्रेणी में होते हैं तो हमारे पास कंप्लेंट ही इकट्ठी होती चली जाती है। जब हम प्रशंसा करने वाली श्रेणी में होते हैं तो हमारे पास प्रशंसा ही वापस लौट के आती है। इस कायनात का एक बहुत सिंपल सा रूल मैं लास्ट में आपको बता देता हूं कि इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर जो चीजें हैं वो सारी की सारी इस हवा में तैर रही हैं। ये ठीक वैसे ही है कि आप जब पुराने ज़माने में एक एंटीना होता था जिसके सारे दूरदर्शन चलता था, उसको आप जिस दिशा में सेट कर देते थे उस दिशा के चैनल को वो पकड़ लेता था, उस दिशा के सीरियल्स, उस दिशा की फिल्में उस टीवी के अंदर आना शुरू हो जाती थी। दूसरी दिशा में घुमाते थे तो उस दिशा के चैनल्स उस टीवी के अंदर आना शुरू हो जाते थे। आप अपने एंटीना को यदि कंप्लेंट्स की तरफ में आपने सेटल कर लिया, आप कंप्लेंट ही करते रहते हैं, बहाने ही बनाते रहते हैं, तो आपके एंटीना से बहाने ही, कंप्लेंट ही आपके पास रिसीव होना शुरू हो जाएंगे और ज़िंदगी में कंप्लेंट ही बचेंगी, सफलता नहीं बचेगी। अगर आपने करना क्या है, आपने अपने एंटीना को प्रशंसा, प्रोत्साहन, स्टडी, मेहनत, इन लगन, लक्ष्य, हर रोज काम करूंगा, हर रोज किताबें पढ़ूंगा, हर रोज इस तरह की पॉजिटिव चीज़ों को सोचिए, सोचते रहिए और उनको करते रहिए। आपका एंटीना उस दिशा में सेट होगा और आपके पास वो सारी दुनिया की सारी अच्छी ताकतें, वो सारे अच्छे लीडर्स जो आप चाहते हैं अपनी टीम के अंदर, वो आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। शिकायत वाला एंटीना लगाएंगे, शिकायत टाइप के लोग आपकी टीम में आना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत यूनिवर्सल लॉ है, इसको समझिए, इसको इग्नोर मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय RCM। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दिया करो, कुछ ना कुछ कमेंट कर दिया करो, ताकि मेरा कुछ हौसला बढ़े और आपके लिए कुछ और अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय आर